हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। जैसे कि आप सब जानते हैं, स्प्री इनिशिएटिव के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि आप अच्छे आंसर्स लिख पाएं। देखिए, अच्छे आंसर्स लिखना काफी नेसेसरी है। यूजुअली आप देखते हैं कि अराउंड 13,000 स्टूडेंट्स जो है वो मेंस में जाते हैं, मेंस से में अपेयर हो रहे होते हैं, और उसमें से जस्ट 1/4 स्टूडेंट्स ही हैं जो फाइनली कॉल मतलब इंटरव्यू तक पहुंच पाते हैं, फाइनल कॉल जिनका आता है। सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है, जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर पाते हैं और जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्या उनके नॉलेज में डिफरेंस होता है? मुझे ऐसा लगता है नहीं, क्योंकि वो जो 13,000 स्टूडेंट्स हैं जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके गए हैं, वो समहाउ लगभग एक ही लेवल ऑफ नॉलेज पे आते हैं। क्योंकि अगर आप उनका प्रीलिम्स का स्कोर देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस उनके प्रीलिम्स के स्कोर्स में नहीं मिलते। लेकिन मेंस में ऐसा क्या होता है कि इसमें से अराउंड 1/4 स्टूडेंट ही आगे पहुंच पाते हैं। 13,000 में से 10,000 स्टूडेंट्स रह जाते हैं। वो 10,000 स्टूडेंट्स शायद इसलिए रह जाते हैं कि आंसर राइटिंग में कुछ कमियां होती होंगी। आंसर राइटिंग एक काफी इंपॉर्टेंट टूल है, आंसर राइटिंग एक काफी इंपॉर्टेंट अपना कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। तो यहां इस सीरीज में, इस फ्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम में हमारा भी यही ऑब्जेक्टिव रहेगा कि कैसे हम अच्छे आंसर्स लिखें, ऐसी क्या पेडागोजी हम अपनाएं, ऐसा क्या हमारे पास एक क्विक अंडरस्टैंडिंग हो क्वेश्चंस की कि हम क्वेश्चन देखते ही समझ जाएं कि इसमें क्या लिखना है। देखो, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट्स मेंस में जा रहे हैं वो अच्छे आंसर्स नहीं लिख रहे होंगे, लिख रहे होंगे, जरूर लिख रहे होंगे, लेकिन कुछ तो ऐसा रह रहा होगा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे होंगे, या कुछ उनके आंसर्स में कुछ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट नहीं होता होगा जिसकी वजह से मार्क्स नहीं आते। तो यहां हम समझेंगे एग्जैक्टली कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे समझना है, क्वेश्चन क्या क्या न्यूआंसेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। कीवर्ड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन को दो अलग अलग कीवर्ड से पूछा गया है, दोनों कीवर्ड्स के केस में उसका फ्लो ऑफ राइटिंग डिफरेंट हो जाएगा। कंटेंट सेम हो सकता है, कंटेंट सेम ही होगा, लेकिन क्वेश्चन में अगर कीवर्ड चेंज कर दिया और क्वेश्चन वही है तो डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कीवर्ड वो टेल विंड है। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड एक टेल विंड है जो आपको सेल करना सिखाती है क्वेश्चंस में। तो कीवर्ड को इग्नोर मत करिए। कई स्टूडेंट्स कीवर्ड को इग्नोर कर देते हैं। कीवर्ड टेल विंड है, ये पुश करती है, फोर्स करती है कि कैसे आप एक डिजायर्ड डायरेक्शन में पहुंचे। तो कीवर्ड्स यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स के बिना क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश मत करिए, कीवर्ड्स को समझने की कोशिश करिए और एग्जैक्टली समझिए कि इन कीवर्ड्स में क्या छुपा हुआ है। सब कुछ इन कीवर्ड्स में ही छुपा हुआ है। मैं एक एक क्वेश्चन के साथ कीवर्ड जो है डिस्कस करता चलूंगा और फाइनली हम समझेंगे कि कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जाता है। क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अच्छा, उससे पहले आप ये प्रैक्टिस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। आप इस कोड को स्कैन करिए और आप पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस प्रैक्टिस ग्रुप का पार्ट बनिए। काफी नेसेसरी है आपके लिए, काफी हेल्पफुल है। इनिशिएटिव फ्री है, इनिशिएटिव का कोई कॉस्ट नहीं है। अब क्योंकि फ्री है तो इसका बेस्ट बेनिफिट उठाना आपके हाथ में है। शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन उठाते हैं, एक्सप्लेन करना है। तो कीवर्ड हमें सबसे पहला समझ में आया, एक्सप्लेन करना। अब क्या एक्सप्लेन करना है ये समझते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। सीधा पूछ लिया, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नमेंट। चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए ऐसे टॉपिक का, क्या स्ट्रक्चर होता है? सबसे पहले उन्होंने कहा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी सेट द स्क्रीन। तो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। तो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को हमें यहां पे समझना है। ठीक है, तो ये है अपना मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। यू नीड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। व्हाट एग्जैक्टली इज मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस? मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस से हम क्या समझते हैं? मैक्सिमम गवर्नेंस से हम क्या समझते हैं? हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है? तो यूजुअली अगर आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो 10 मार्कर है, तो इसमें हम अप्रोक्स इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम लगभग 30 वर्ड्स अपने कंज्यूम कर लेंगे। 30 वर्ड हमारा यहां पर आइडिया रहेगा, 30 वर्ड का अपना कंजम्पशन रहेगा। फिर आगे चलेंगे। आगे क्या पूछा हुआ है? आगे हमसे पूछा हुआ है आउटलाइन द रीसेंट गवर्नमेंटल इनिशिएटिव एम्ड एट अचीविंग दिस। अब यहां देखो 10 मार्कर है, कंपलसरी क्वेश्चन है, तो आपके पास
गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स होने चाहिए, आउटलाइन। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन सो फार। तो यहां पे आपका फोकस रहेगा इनिशिएटिव्स टेकन सो फार। ये जो सेकंड पार्ट है ना, ये करंट बेस्ड है, दिस इज हाईली करंट इन नेचर। यू नीड टू फोकस ऑन द करंट अफेयर्स। दिस क्वेश्चन कैन ओनली बी रिटन वंस यू हैव द नॉलेज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। यहां नॉलेज मैटर करती है। ये क्वेश्चन इज प्योर नॉलेज बेस्ड। अनलेस यू डोंट हैव द नॉलेज यू विल नॉट बी एबल टू सेल थ्रू। अब एक बार क्वेश्चन के मॉडल आंसर को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कंसेप्ट ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस आपने बताया, रीसेंट गवर्नेंस इनिशिएटिव्स आपको बताने हैं। जैसे आपने क्या बता दिया कि इट रिफ्लेक्ट्स द गवर्नेंस फिलॉसफी एमिंग एट रिड्यूसिंग द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। सो मिनिमम गवर्नमेंट मींस वेयर द नंबर ऑफ द पीपल इन्वॉल्व, पर्सोनल्स इन्वॉल्व इन द गवर्नेंस आर रिड्यूस्ड। तो इसका मतलब क्या है, पर्सोनल्स रिडक्शन है हमारा, पर्सोनल हमने कम करने हैं और इंपैक्ट बढ़ाना है। पर्सोनल रिड्यूस कर दिए एंड इंक्रीज द इंपैक्ट, इंपैक्ट आप इंक्रीज कर दो, यही हो जाता है। उन लोगों का इंपैक्ट इंक्रीज कर दो, यही है आपका दी मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो हमने क्या देखा, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस किया जाता है क्या है। अब यहीं पे आप बता देंगे कैसे किया जाता है या क्यों किया जाता है। इसका पर्पस यह है कि एफिशिएंसी बढ़ जाए, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट बढ़ जाए और सिटीजन्स के जो बेनिफिट्स हैं या सिटीजन्स के जो वेलफेयर स्कीम्स है वो बढ़ जाए। गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट हो जाती है, अकाउंटेबल हो जाती है। कम लोग होते हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि वेब जो है ना, जो एक बड़ा ही क्रिटिकल सा वेब बना हुआ है 50 ऑफिसर्स का, कि एक फाइल 50 टेबल से निकल के जा रही है, अब वो 5 टेबल्स पे रह जाती है, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। अब आप इजिली चेक कर पाते हैं, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है वो काफी सिंप्लीफाइड हो जाते हैं। अभी कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। तो अच्छा, दूसरी बात, जब भी आप गवर्नेंस का आंसर लिखो, ये कीवर्ड्स मत मिस करो। कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स, ये क्या, ये भाई इंपैक्ट डालते हैं ना। कोई ग्रेजुएशन का पेपर तो लिख नहीं रहे हो, यूपीएससी लिख रहे हो। तो दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स विच आर बीइंग यूज्ड, मैं कहता हूं जो भी पेपर आप लिखने जा रहे हो, whether you are writing polity, whether you are writing society, whether you are writing governance, ethics, try to use the lexicon of that very subject. उसका सब्जेक्ट, उसकी डिक्शनरी को यूज करो, वहां की लेक्सिकन को, वहां की भाषा को यूज करो, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा इंपैक्ट क्रिएट करता है आपके आंसर्स पे, मानो नहीं मानो। ठीक है, थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड आंसर राइटिंग हो जाती है। तो हमने क्या देखा कि ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है उनको मिनिमाइज किया जाता है और ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाता है। सर्विस डिलीवरी जो है वो बेटर हो जाती है, छोटी गवर्नमेंट होती है, स्मार्टर सर्विस डिलीवरी होती है, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी, एम्पावरमेंट जैसी बातें यहां करके आ जाओ। ठीक है, अब आप देखेंगे कि करंटली कैसे किया जा रहा है। तो करंटली हम देखो, इसमें सबसे बड़ा जो अपना व्यू पॉइंट है, जो सबसे बड़ा रीजन इसका सोल्यूशन है, वो है ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस आप बता दो, ई गवर्नेंस की सारी स्कीम्स बता दो, ई गवर्नेंस के सारे सेटअप बता दो। तो लीन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हो गया, इससे डिलेज एलिमिनेट हो गए, ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन खत्म हो गई। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स ने क्या किया, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में मर्ज कर दिया गया। जैसे कई बार डिमांड आती है कि हमने अर्बन, रूरल और पावर्टी को मर्ज कर दिया। रीजन क्या, हाउसिंग, अर्बन एंड पावर्टी मर्ज कर दी गई है, क्योंकि यहां पे एक ही काम है। जब आप हाउसिंग डेवलपमेंट करेंगे तो पावर्टी एलिवेशन होगा, पावर्टी एलिवेशन होगा, या हाउसिंग डेवलपमेंट करेंगे तो अर्बनाइजेशन भी होगा। तो फेज्ड अर्बनाइजेशन होगा, प्लान्ड अर्बनाइजेशन होगा। कई बार कहा जाता है पंचायती राज और रूरल का मर्जर हुआ भी था पहले, काफी बड़ी मिनिस्ट्रीज में प्रॉब्लम ये आती है, साइज काफी बड़ा है। तो यहां पर मर्ज की गई है और इससे क्या हो गया, स्ट्रीमलाइन हो गई सर्विस डिलीवरी। फिर दूसरा आ जाता है डिजिटाइजेशन ऑफ दी पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज का, सरकारी सेवाओं का डिजिटाइजेशन होना काफी नेसेसरी है। डिजिटाइजेशन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सर्विस डिलीवरी इजी हो जाएगी, एक्सेसिबल हो जाएगी। तो डिजिटाइजेशन एक इंपॉर्टेंट आइडिया हो जाता है यहां पर। फिर उसके बाद एम्पावरिंग थ्रू सेल्फ सर्विस मॉडल्स। अब कई बार पहले आप इंटरमीडिएट्स पे डिपेंडेंस आपकी होती थी कि कोई बिचौलिया होगा आपको सेवाएं देने के लिए। अब तो सेल्फ डिलीवरी सर्विसेज से गए, लॉग इन किया, अपनी डिटेल्स डाली, सारी डिटेल्स खुद भरी और अल्टीमेटली सर्विस अवेल आपने कर ली। जैसे मेरे केस में मैंने लाइसेंस अप्लाई किया, मेरा लाइसेंस का रिन्यूअल होना था, तो मैंने सारी डिटेल्स खुद फिल कर दी मैं, और एक डिजायर डेट ले ली, अपॉइंटमेंट ले ली। अपॉइंटमेंट वाली डेट पे मैं चला गया, 2 मिनट लगे, उन्होंने सिग्नेचर कर दिए, चेक कर लिया सब कुछ, एंड देन एवरीथिंग वाज डन एंड डस्टेड और घर पे आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है, देन उसके बाद आउटकम ओरिएंटेड, देखो ये टर्म्स यूज करनी, आउटकम ओरिएंटेड गवर्नेंस,
आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है, देन उसके बाद अकाउंटेबल सिस्टम, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, ये सब टर्मिनोलॉजी सरकारी हैं, भारी भरकम हैं। जब गवर्नेंस में बैठोगे, ब्यूरोक्रेसी में बैठोगे, तब भी यूज करोगे, इसलिए अभी से यूज करो। देन उसके बाद प्रगति पोर्टल की बात कर दिया। प्रगति पोर्टल में क्या है, एक रियल टाइम आपका प्रोग्रेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेलफेयर स्कीम जो है वो पीएम यहां से ट्रैक कर सकते हैं, मिनिस्ट्रीज ट्रैक कर सकती हैं। इंप्रूव बिजनेस एनवायरमेंट है, इन्वेस्टर फ्रेंडली सिस्टम है। तो ये तो आपने कर दिया कि देखो ऐसे हमने मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस कर लिया। अब रिसेंट अगर आपको क्या क्या करना है, रिसेंट हमने मिशन कर्मयोगी हुआ, फेसलेस सिस्टम हुआ, डिजिटल इंडिया मिशन हुआ, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम हुआ एंड रैशनलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज एंड पीएसयूज हुआ। आप ये एग्जांपल्स के थ्रू, अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है, गवर्नेंस का क्वेश्चन कभी भी बिना एग्जाम्पल्स और स्कीम्स के नहीं लिखा जा सकता। एग्जाम्पल्स आर वेरी मच रेलेवेंट एंड नेसेसरी। आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके आंसर शीट में एग्जाम्पल्स होने चाहिए, क्योंकि सब्सटेंशिएशन नहीं होगा ना। आपने कंसर्न या फिर आपने एक आर्ग्यूमेंट रेस कर दिया, लेकिन आपने उसको एग्जाम्पल के थ्रू सपोर्ट नहीं किया, तो यहां एग्जाम्पल्स ही तो नेसेसरी है। वैसे तो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, बट अदरवाइज ऑल्सो एग्जाम्पल्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। पहला, एक बात कभी नहीं भूलनी है हमें, कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सर कंक्लूजन नहीं लिखेंगे ना, 10 वर्ड का है, कंक्लूजन कहां लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। एक आपका अराउंड 10 to 20 वर्ड्स का कंक्लूजन मैंडेटरी है, क्योंकि कंक्लूजन इज नथिंग बट द क्लोजर टू योर क्वेश्चन। आपके आंसर को, क्वेश्चन को क्लोजर देता है, एक बहुत ही फाइन एंड करके आता है, इसे कहते हैं बड़ा ही फाइन सा एंड हुआ है ना। मैंने एक मूवी चलाई और बिना लास्ट उसके फ्रेम के मूवी खत्म कर दी, आप कंफ्यूज रहो यार इसके बाद मूवी थोड़ी सी रह नहीं गई थी, कुछ छूट तो नहीं गया? छूटा कुछ नहीं है, बट एक फाइनल क्लोजिंग सीन में दे दूं तो और बेटर हो जाए। तो यहां मैं क्लोजिंग सीन दे दूंगा कि सेकंड ARC से लिंक कर दूंगा, इसका भी ये रिकमेंडेशन था कि रेड टेपिज्म को कम करो, सिटीजन सेंट्रिसिटी बढ़ाओ, और यही नीति आयोग का भी कहना था कि आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ाओ। यही दूसरा, अगर आप कंक्लूजन लिखना चाहते हो तो सिंप्लीफाई कर दो, डिजिटाइज कर दो, डिसेंट्रलाइज कर दो। ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 16 भी है। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो कि यहां पर हम अगर मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस चाहते हैं तो हमें ऊपर दिए हुए सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करना या ऊपर दिए हुए स्कीम्स का इंप्लीमेंटेशन हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहां के एल्यूसिडेट करना है, यानी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना है। क्या समझाना है? रोल ऑफ ई क्रांति इन अचीविंग इट्स विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस। अब यहां पर एल्यूसिडेट करना है, यानी आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स बताना पड़ेगा कि कैसे ई क्रांति जो है वो अपने ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस को अचीव कर रही है। तो यहां ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना चुके हैं, तो सीधा चलते हैं इसके आंसर पे, देखते हैं एग्जैक्टली एल्यूसिडेशन करना है। तो एल्यूसिडेशन में आप सबसे पहले, चलो अच्छा एक बात और है कि अगर एक कोई कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये कोई कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आप इसको एक्सप्लेन करिए। पहले आप बताइए कि भैया ई क्रांति पोर्टल है क्या, ई क्रांति सिस्टम है क्या। फिर आप बताएंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स कि हाउ इट इज वर्किंग, हाउ इज इट वर्किंग, इसका वर्किंग कैसे है। तो यहां अपना जो क्वेश्चन है वो इस तरह से डिवाइड होगा। जैसे हम सबसे पहले बात करें, ई क्रांति का एक कंपोनेंट है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का, 2015 में आया था, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के साथ रेजोनेट कर रहा है। इसमें मोबाइल प्लेटफॉर्म्स है, ई क्रांति है। आइडिया बस यही था कि बेटर गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस को हम हार्नेस कर सके। अब कैसे कर रहे हैं? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके कर रहे हैं, सर्विस डिलीवरी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, सिटीजन एंगेजमेंट ई क्रांति में बढ़ गया है। फिर उसके बाद आरटीआई पोर्टल जो है वो भी ई क्रांति में काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। फिर उसके बाद रूरल कम्युनिटीज बेटर होती जा रही हैं, एफिशिएंट गवर्नेंस जो है वो होती जा रही है। तो ये अपना ई क्रांति का पूरा, देखो ये क्वेश्चन में मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही कंटेंट सेंट्रिक है। वैसे तो गवर्नेंस के क्वेश्चन ध्यान रखना कंटेंट सेंट्रिक ही होते हैं, कंटेंट नेसेसरी है, कंटेंट ही किंग है गवर्नेंस में। क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, आपको पता ही नहीं क्रांति का यूज कैसे हो रहा है, तो आप इस आंसर को नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। चलते हैं थर्ड की तरफ। लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विसेज हैज बीन एडवोकेटेड एज अ मींस ऑफ ब्रिंगिंग फ्रेश पर्सपेक्टिव टू द गवर्नेंस, क्रिटिकली एनालाइज। अच्छा, क्रिटिकली एनालाइज से कई स्टूडेंट समझते हैं कि सर क्रिटिसिज्म करके आ जाए क्या? नहीं,
ठीक है, अवलोकन करना है, विवेचात्मक। When I say critically analyze, try to figure out the pros and the cons. आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। मैं कहता हूं लेटरल एंट्री के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, लेटरल एंट्री के इश्यूज भी हैं। तो लेटरल एंट्री के बेनिफिट्स भी आ गए, लेटरल एंट्री के इश्यूज भी आ गए। ठीक है, उसके लिए हमें बताना होगा पहले व्हाट इज लेटरल एंट्री, वाई लेटरल एंट्री, वाई में आ जाएंगे बेनिफिट्स ऑफ लेटरल एंट्री, फिर बता दो वाई नॉट लेटरल एंट्री, और फिर बता दो बैलेंस्ड कंक्लूजन। बैलेंस्ड कंक्लूजन, ये 4 पार्ट्स में क्वेश्चन को आप डिवाइड कर सकते हो। आंसर के थ्रू समझ लेते हैं जल्दी से। पूछा भी हुआ है क्वेश्चन। Lateral entry refers to the induction of professionals from the private sector academia into the higher echelon of civil services. Joint secretary and above में हम इसको लेके आते हैं। तो अल्टीमेटली लेटरल एंट्री का जो अपना एजेंडा था, नीति आयोग ने यूज किया था, 3 ईयर एक्शन एजेंडा था, जिसमें लेटरल एंट्री को इन्फ्यूज द न्यू आइडियाज। देखो लेटरल एंट्री के बेनिफिट्स यहाँ पे आ जाएंगे, क्या क्या फायदे हैं, स्पेशलाइजेशन आ जाता है। फिर उसके बाद इन्फॉर्म पॉलिसी मेकिंग होती है, जब पॉलिसी मेकिंग में स्पेशलाइज लोग बैठते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इज वेरी जेनरिक, तभी आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ाया जा रहा है ना, और अलग अलग फील्ड्स में आप जाओगे, कभी फील्ड में बैठोगे, कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनोगे, कभी आप डेवलपमेंट ऑफिसर बनोगे, कभी कमिश्नर बनोगे, फिर मिनिस्ट्री पे चले जाओगे तो पॉलिसी विंग में चले जाओगे, कभी एग्जीक्यूशन विंग में चले जाओगे। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि हम स्पेशलाइज एक्सपर्टीज यूज कर सकते हैं डोमेन एक्सपर्ट्स को। जैसे आरवी शाही का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, पावर सेक्रेटरी, उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्टर को यूज किया। फिर इन्फॉर्म पॉलिसी मेकिंग होती है, फिर इनोवेशन और एफिशिएंसी बढ़ जाता है। जैसे हमने नंदन नीलेकनी को हायर किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने UIA-DI बनाया, पूरा आधार का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हीं के देखरेख में बना। देन उसके बाद इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो जाता है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है प्रॉब्लम्स का, क्योंकि ये अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में अपने अपने एरिया के स्पेशलाइज्ड हैं, स्पेशलाइजेशन से आए हैं, अपने अपने एरियाज में एक्सपर्टीज है इनको, ये इजी उसका इंप्लीमेंटेशन कर पाते हैं। तो अल्टीमेटली फिर उसके बाद मार्केट इनसाइट्स भी, क्योंकि ये मार्केट से कनेक्टेड हैं, ये काफी लंबे टाइम तक रहे हैं, लेटरल एंट्रेंस जो हैं ये प्राइवेट सेक्टर में रहे। तो प्राइवेट सेक्टर बड़ा ही कॉम्पिटिटिव सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर में कॉम्प्लेसेंसी नहीं चलती, प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा रूल बाउंड नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर बहुत ग्रोथ फोकस होता है, बहुत ग्रोथ सेंट्रिक होता है। तो ये भी गवर्नेंस को ग्रोथ सेंट्रिक बना देंगे, गवर्नेंस में से जो रिजिडनेस है वो ये निकाल देंगे, ऐसा हम लिख सकते हैं विद एग्जांपल। लेकिन वहीं दूसरी दिक्कत भी है ना, दूसरी दिक्कत ये, एक तो रिजर्वेशन का कंundrum है, ऑलरेडी रिजर्व सीट्स हैं, आप कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे। दूसरा, ब्यूरोक्रेसी तो हमेशा जेनरिक होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी स्पेशलाइज हो जाएगी। अच्छा, इनके पास एग्जीक्यूशन का, इनके पास ब्यूरोक्रेसी के रूल सिस्टम का एक्सपीरियंस नहीं होता, ये एग्जाम्स दे के नहीं आए हैं, इनको ग्रास रूट की प्रॉब्लम्स नहीं पता, इनकी पॉलिसी सीधे ऑफिसर्स में बनी है, प्रॉफिट सेंट्रिक होते हैं हमेशा, ग्रोथ सेंट्रिक के साथ साथ प्रॉफिट सेंट्रिक भी होते हैं, तो गवर्नमेंट तो हो नहीं सकती। करियर ब्यूरोक्रेट्स को पसंद नहीं आएंगे, अकाउंटेबिलिटी इनकी नहीं बन पाएगी, क्यों? क्योंकि तो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पे आते हैं, कुछ समय के लिए आएंगे, चले जाएंगे, बाद में पॉलिसी फेल हो गई। ब्यूरोक्रेट को तो आप अकाउंटेबल बना सकते हो टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ, टिल द टाइम ही इज सर्विंग, लेकिन इनको नहीं बना पाओगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब यहां पर क्या हम इतनी प्रॉब्लम्स के बाद क्वेश्चन कहता है छोड़ दे लेटरल एंट्री? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, सबका फाइनल एक सॉल्यूशन देके आएंगे। क्या सॉल्यूशन है इसका? सॉल्यूशन यही है कि आप ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म लेके आओ, इनके लिए एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट मैकेनिज्म रखो, इनकी ट्रेनिंग वगैरह प्रॉपर कराओ, इनको नॉलेज होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी की भी, गवर्नेंस की भी। सिर्फ स्पेशलाइज्ड हो जाने से सरकार नहीं चलती है, सरकार जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को केटर कर रही होती है। तो इनके पास कुछ जनरल जेनरिक इनके पास नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड्स का। देन उसके बाद थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक कोलैबोरेशन, ब्यूरोक्रेट्स को भी समझाओ, भाई ब्यूरोक्रेट्स भी सोचते हैं इनको क्यों हम सिखाएं, है ना, ये तो बाहर से आए हमारी जॉब्स खा जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा ऑपोजिशन तो करियर ब्यूरोक्रेट्स लेके आए हैं, वो कह रहे हैं हमने अपनी पूरी लाइफ ब्यूरोक्रेसी में लगा दी, आज हमारे प्रमोशन का टाइम आया, हमारे जब एडिशनल सेक्रेटरी बनने का टाइम आया तो आपने बाहर से लाके किसी को एडिशनल सेक्रेटरी बना दिया। तो ब्यूरोक्रेट्स का भी कोलैबोरेशन नेसेसरी है, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को स्टैंडर्डाइज कर सकते हो और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यहां लाना जरूरी है। फाइनली एट द एंड कर दो कि सारी बातें अपनी जगह,
ये जो लेटर एंट्री सिस्टम है, ये मॉडर्न एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है। ये आते हैं तो फ्रेश एक्सपर्टीज लेके आते हैं, फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आते हैं, और ये बेटर गवर्नेंस कर पाते हैं, और ये हमारे इस विजन मैक्सिमम मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक और 10 मार्कर है आरटीआई पे लेके। आरटीआई देखो एक फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, इंपॉर्टेंट भी है ब्यूरोक्रेसी की वजह से, तो आरटीआई पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हैज बीन इफेक्टिव इन एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया, इंडियन गवर्नेंस विद नोटेबल सक्सेस एंड चैलेंजेस इन इट्स इंप्लीमेंटेशन। डिस्कस, सिंपल, दिए हुए स्टेटमेंट की डिस्कशन कीजिए। आरटीआई क्या है, आरटीआई क्यों आया, आरटीआई कैसे कैसे लाया गया, आरटीआई के क्या प्रोज हैं, आरटीआई में करंटली क्या चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है। ये 5 से 6 पार्ट्स में आपका क्वेश्चन डिवाइड हो जाएगा। आरटीआई क्या है आपने बता दिया, आरटीआई ऐसे ऐसे है। फिर आपने बता दिया आरटीआई कैसे, क्योंकि देखो क्वेश्चन कह रहा है कि रोल ऑफ आरटीआई हैज बीन इफेक्टिव इन एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। कई बार समझ नहीं आता कहां से शुरू करें, यहीं से शुरू करो ना। आरटीआई क्या है और फिर बताओ आरटीआई का रोल क्या है, फिर आ जाओ आप रोल पे कि रोल ये है आरटीआई का पॉलिसी डिजाइन, डिसीजन मेकिंग में, मार्जिनलाइजेशन, एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में, पब्लिक पार्टिसिपेशन में, इंप्रूविंग द गवर्नेंस स्ट्रक्चर में आरटीआई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आरटीआई के पॉजिटिव्स गिना दो, किस तरह से आरटीआई को यूज किया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या, अवेयरनेस एक मेजर प्रॉब्लम है, डिस्क्लोजर नहीं हो पाता, सेक्शन 8 एक मेजर प्रॉब्लम है, यहाँ पे सेक्शंस आप मेंशन कर सकते हो। नॉन फंक्शनल इंफॉर्मेशन कमीशन है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन तो काम ही नहीं कर रही होती हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन तो फिर भी फंक्शनल है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में तो अता पता ही नहीं है हमें। देन उसके बाद एम्बिग्यूटी है एग्जेम्पशंस में। अब कई बार सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बोल के एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, तो वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का जो एग्जेम्पशन है उसमें वो कौन सी इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है, कौन सी नेशनल इंटरेस्ट में है, कौन सी पब्लिक इंटरेस्ट में, इसको लेके क्लियर कट कैटेगराइजेशन नहीं है, तो इसलिए जो आरटीआई की जो अथॉरिटीज होती हैं वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करती। देन कम्स इनएडिक्वेट रिकॉर्ड मेंटेनेंस है, पुअर रिकॉर्ड कीपिंग प्रैक्टिस। हम क्या देखते हैं कि हर इंफॉर्मेशन कमीशन को एनुअल रिपोर्ट्स देनी होती हैं, ये लोग अपनी एनुअल रिपोर्ट्स ही पब्लिश नहीं करते, उस समय ये नहीं पता चलता कि आरटीआई का क्या स्टेटस है, एनुअल रिपोर्ट में कितनी कंप्लेंट्स फाइल हुई, कितनी डिस्पोज ऑफ हुई, कैसे डिस्पोज ऑफ हुई, ये सारे फैक्टर्स पे फोकस करना होता है। वे अहेड क्या है, ई फाइलिंग पोर्टल को प्रमोट करो, पब्लिक अवेयरनेस लेके आओ, कंप्लायंस लेके आओ, और पीरियोडिक रिव्यू और टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स करो। एक और चैलेंज इसमें आप ऐड कर सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरटीआई को काफी सेंट्रलाइज कर दिया है, एग्जीक्यूटिव के पास पावर आ गई अपॉइंटमेंट्स की, तो आरटीआई जो है या जो राइट इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं उनकी इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी खत्म हो गई है। आप ये वाला पॉइंट भी उसमें ऐड कर लेना। फाइनली फिर वाइंड अप कर दो, आरटीआई जो है बड़ा ही सिग्निफिकेंट टूल रहा है ट्रांसपेरेंसी के लिए और हमारी गुड गवर्नेंस के लिए एक इफेक्टिव मैकेनिज्म है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। देन अगेन एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिटीजन चार्टर्स इन प्रमोटिंग सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड assess the challenges hindering their successful implementation in India। फिर से वही एक्सप्लेन है, व्हाट इज सिटीजन चार्टर। तो पहला पॉइंट हो जाएगा सिटीजन चार्टर क्या है, फिर हाईलाइट करो कैसे सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस लेके आता है, फिर हाईलाइट करो कैसे चैलेंजेस हैं और कैसे इसका सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। तो देखो यहां पर क्वेश्चन 15 मार्कर है, तो थोड़ा सा अपना पेडागोजी बदल जाएगी। हम थोड़ी लिबर्टी ले लेंगे अबाउट मेंशनिंग दी सिटीजन चार्टर। करता क्या है सिटीजन चार्टर, तो पहले तो आपने बता दिया एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जो यूज करती हैं अपने मिशंस, ऑपरेशंस और सर्विसेज को पोर्ट्रे करने के लिए। यह बताता है क्वालिटी क्या होगी, स्टैंडर्ड क्या होगी, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज का टाइम क्या होगा, यानी पूरी सर्विस डिलीवरी के फ्रेमवर्क पे ये फोकस करता है। अब मेजर प्रिंसिपल्स क्या हैं, आप इसको फ्लो चार्ट के थ्रू भी बना सकते हो। अच्छा एक बात और है, कई बार गवर्नेंस में, आईआर में या एथिक्स में फ्लो चार्ट्स काफी नेसेसरी हो जाते हैं। कंटेंट ज्यादा होता है, 15 मार्कर्स में यूजुअली प्रॉब्लम आती है क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेंदी ऐसे 2-3 पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन के और आपको तीनों पार्ट्स पे लिखना है, तो आपके पास कंटेंट तो भर भर के आ जाता है। ये प्रॉब्लम आती है कि कैसे उसको अलाइनमेंट करें उसका। तो अलाइनमेंट करने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप फ्लो चार्ट्स को यूज करो, वो बेस्ट अलाइनमेंट का प्रोसेस आपको दे सकते हैं। Now the question comes that principles of the citizen charters, quality, choice, standard happens to be one, obviously value, accountability, transparency। आप इस तरह से एक मैप बना के, फ्लो चार्ट बना के बता सकते हैं। देन रोल क्या है, यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ा देता है,
चॉइस एंड कंपटीशन ले आता है, ऑब्वियसली बात है सिटीजन चार्टर क्या लेके आएगा, ये सिटीजन पे चॉइस लेके आएगा। फिर स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विसेज को डिफाइन करता है, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज आर टू बी गिवन, किस तरह की सर्विसेज होंगी, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या मैकेनिज्म होंगे, एवरीथिंग इज गिवन ओवर हियर। फिर इफेक्टिव ग्रीवांस रिड्रेसल होगा कि ग्रीवांस जो है, कंप्लेंट जो है, उसका रिड्रेसल कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे लाई जा सकती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव चैलेंजेस। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट वेल अवेयर अबाउट देयर सिटीजन चार्टर। अब सिटीजन चार्टर के लिए कोई लीगल बैकिंग नहीं है, कोई लॉ नहीं है। सिटीजन चार्टर जो है वो कंपनीज, सॉरी, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ले तो आती हैं, बट अगेन उसके इंप्लीमेंटेशन को लेके कोई भी अपने पास एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है। तो वो क्या करती हैं, सिटीजन चार्टर को लाके टांग देती हैं ऑफिस में। कोई भी सिटीजन जाता है, वो चार्टर देखता है, उसको पता तो चल जाता है कि सर्विसेज कितने टाइम में अवेल होगी, बट वो उसको एनफोर्स नहीं कर पाता। इसी की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स राइट टू सर्विसेज एक्ट लेके आई हैं। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग टाइम पे लाई हैं। तो यही है, पुअर डिजाइन एंड कंटेंट है, क्लैरिटी नहीं आती, अनरियलिस्टिक कमिटमेंट्स हैं, लैक ऑफ मॉनिटरिंग है, और मेनी टाइम्स के हमने क्या देखा है कि रेजिस्टेंस टू चेंज है। सेकंड एआरसी ने क्या कहा? सेकंड एआरसी ने कहा वाइड कंसल्टेशन लेके आओ, पार्टिसिपेटरी बनाओ सिटीजन चार्टर को, जिनको सर्विसेज दे रहे हो उनसे भी तो पूछो कि क्या क्या सर्विसेज हैं। और फाइनली रिड्रेसल मैकेनिज्म, अगर सिटीजन चार्टर का डिफॉल्ट हो जाता है तो कहां कंप्लेंट करनी है, क्या रिड्रेसल मिलेगा, इन बातों पे भी फोकस करना नेसेसरी है। ठीक है, तो आई गेस चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। डिस्पाइट सर्टेन बेनिफिट्स, social audit mechanism have largely failed to produce significant results due to the presence of gaps in the legal provisions. Critically examine, स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन करना है, क्या सोशल ऑडिट एक सक्सेसफुल मैकेनिज्म है या एक फेल्ड प्रोविजन है। हैज इट बीन सक्सेसफुल और हैज इट फेल्ड, ये है बेसिकली सोशल ऑडिट। उसके लिए देखो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट क्या है, सोशल ऑडिट कैसे मनरेगा के थ्रू आया, सोशल ऑडिट में प्रोविजंस क्या क्या होते हैं, वही प्रोविजन से हम आगे चलेंगे, बताएंगे सोशल ऑडिट में इंप्लीमेंटेशनल फ्लॉस क्या है, सोशल ऑडिट होने के बाद भी करप्शन क्यों है, सोशल ऑडिट होने के बाद भी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी क्यों सेट नहीं हो पा रही, और फिर एट द एंड हम बताएंगे कि सोशल ऑडिट को कैसे रोबस्ट बनाया जा सकता है। सोशल ऑडिट के लिए लॉज आ सकते हैं, जैसे मेघालय का सोशल ऑडिट एक्ट ऑफ 2017 है, वो कंपल्शन देता है, कंपल्सरी करता है कि हर गवर्नमेंट स्कीम का क्लोजर सोशल ऑडिट डॉक्यूमेंट के साथ होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम मेघालय गवर्नमेंट की बिना सोशल ऑडिट के उसका फाइनल क्लोजर सबमिट नहीं होगा। मतलब स्कीम जब इंप्लीमेंट हुई है तो स्कीम के साथ साथ एनुअल सोशल ऑडिट के को भी किया जाएगा और उसकी फाइनल रिपोर्ट गवर्नमेंट अथॉरिटीज को सबमिट की जाएगी। तो यही है सोशल ऑडिट। देखते हैं कैसे कैसे इसके आंसर को हम लिख सकते हैं। पहले आपने बता दिया सोशल ऑडिट होता क्या है। कुछ नहीं होता, एक प्रोसेस होता है जिसमें आप रिकॉर्ड्स को रिव्यू करते हैं। ये एक मल्टी स्टेक होल्डर प्रोसेस होता है जिसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ फाइनेंशियल ऑडिट्स किए जाते हैं, क्वालिटी ऑडिट्स किए जाते हैं, चेक्स किए जाते हैं और लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाता है, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व किया जाता है टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। यानी जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ क्या वो ट्रांसपेरेंट मैनर में हुआ, कितना पैसा किसको गया, कैसे उसका यूटिलाइजेशन हुआ। ये डिफरेंट है आपके ऑडिट से, है ना, जो आपके गवर्नमेंट ऑडिट्स होते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट्स होते हैं, उससे डिफरेंट है क्योंकि वहां यहां से फाइनेंशियल क्रेडिट डेबिट स्टेटमेंट नहीं चेक किया जाता। यहां पर क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या हुई है, डिलीवरी ऑफ सर्विस कैसी हुई है, कितनी ट्रांसपेरेंट थी और क्या इंपैक्ट क्रिएट किया गया उस सर्विस से, वो भी ऑडिट सब किया जाता है। तो मल्टी स्टेक होल्डर होते हैं, इसमें मेजर किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है कि कैसे आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की या कैसे आप एक पर्टिकुलर सर्विस को कैसे बेटर कर सकते हो। तो आपने इतना पैसा खर्च किया फिर भी लोगों को जॉब्स नहीं मिली, तो हम इसमें और क्या कर सकते हैं या क्या हमारे अंदर लेकुनास थे। होगा क्या इससे, ट्रांसपेरेंसी अभी हमने बात करी, अकाउंटेबिलिटी अभी हमने बात करी, एम्पावरमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जब लोगों को लगने लगेगा कि अरे भाई इस फाइनल डिसीजन मेकिंग में हमारा भी रोल है तो बड़ा एम्पावर्ड फील करेंगे। फाइनली करप्ट और माइल प्रैक्टिसेस को देखेंगे और इंप्रूव्ड सर्विस डिलीवरी यहां पे की जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कोई लीगल मैंडेट नहीं है, सोशल ऑडिट कोई कंपल्शन नहीं है, सिर्फ नरेगा है वो सोशल ऑडिट की बात करता है, बाकी कोई भी स्कीम सोशल ऑडिट की बात नहीं करती। दूसरा आ जाता है कि यहां पर एब्सेंस ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। ग्रीवांस रिड्रेसल जो है वो ठीक से हो नहीं पाता। अगर आपके ग्रीवांसेस हैं, सोशल ऑडिट ठीक से नहीं हुआ है,
आप अल्टीमेटली कहां कंप्लेन कर सकते हैं? सरपंच को, नरेगा में। अब सरपंच तो खुद ही इन्वॉल्व है करप्शन में, तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? देन यू हैव इनएडिक्वेट फॉलो अप ऑन रिपोर्ट्स, इनसफिशिएंट अवेयरनेस, लोगों को पता ही नहीं सोशल ऑडिट होता है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफी हाई है। तो इन्हीं सारी चीजों को लेके आपको क्या करना है? कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, यूज ऑफ डिजिटल एंड एआई टूल्स, ठीक है, ये सब आप सोशल ऑडिट्स में कर सकते हैं। जीपीएस मैकेनिज्म, लिंकिंग टू द बैंक अकाउंट्स, मनी टू बी ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट्स, वो तो हो भी रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हो रहे हैं मनरेगा में, बट स्टिल सोशल ऑडिट में आप ये सब चीजें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, हाउ डज द डिजिटल डिवाइड इंपैक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल गवर्नेंस इन इंडिया? डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द डिवाइड एंड सजेस्ट वे टू ब्रिज दिस गैप। अब देखो ये क्वेश्चन डिवाइडेड है कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट, 3 पार्ट्स में। इस क्वेश्चन को यहां समझने की कोशिश करते हैं। हाउ डज डिजिटल डिवाइड इंपैक्ट इफेक्टिवनेस? तो सबसे पहले यू शुड टेल देम व्हाट इज डिजिटल डिवाइड, what do I understand by the term digital divide, how it impacts effectiveness of digital governance, ठीक है, impact of digital divide। आप हमेशा इस तरह का एक माइंड में स्ट्रक्चर बनाओ, ऑटोमेटिकली आपका आंसर उस फ्लो में आ जाएगा। डिस्कस सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू डिजिटल डिवाइड। नाउ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, then suggest ways to bridge this gap, suggest ways to bridge the gap। So we have 4 different parameters: impact, factors and ways for bridging the gap। तो बता देंगे व्हाट इज डिजिटल डिवाइड, इट रेफर्स टू द गैप बिटवीन दोज विद एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, वो क्या होता है, जैसे आप कुछ डेटा बता देंगे, 33% ऑफ द वुमेन हैव इंटरनेट एक्सेस, इट हाइलाइट्स द फिशर्स वी हैव इन द सोसाइटी, द डिवाइड वी हैव इन द सोसाइटी, नॉट जस्ट द डिजिटल डिवाइड, दिस इज ऑल्सो जेंडर डिवाइड, ठीक है। इस तरह से आप लिंक कर सकते हैं। इंपैक्ट यहीं आ जाएगा, लिमिटेड एक्सेस है, उसके बाद इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, सिटीजन पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है वो काफी पुअर है, और वेलफेयर स्कीम्स की मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। ये सारा है। फिर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या है? सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करते हैं, इनकम डिस्पैरिटीज हैं, जेंडर गैप है, एजुकेशनल इनइक्वालिटीज है, ठीक है। देन उसके बाद ज्योग्राफिकल डिस्पैरिटीज हैं, लैंग्वेज बैरियर्स हैं। डिजिटल डिवाइड क्यों है, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स ये है कि लोगों के पास, देखो डिजिटल टेक्नोलॉजी इज वेरी कॉस्टली, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसमें, कॉस्ट इज हाई, कॉस्ट इज इन्वॉल्व, तो कॉस्ट इज वेरी हाई, बिकॉज कॉस्ट इज वेरी हाई एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड इट। दोज, फिर वहां पे क्या हो जाता है, हैव्स और हैव नॉट का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। दोज हु हैव इट दे यूज इट, दे टेक द बेनिफिट ऑफ इट, दोज हु डोंट हैव इट कैन नॉट यूज इट। जैसे आईआरसीटीसी, अब आईआरसीटी में, सीटीसी में तत्काल सिस्टम जो है वो किसी पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए तो बहुत मुश्किल है, उसके पास तो यहाँ पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हाई स्पीड इंटरनेट वालों के लिए इजी है। लैंग्वेज बैरियर्स हैं, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने भी यही कहा कि 40% रूरल विलेजेस जो है उनके पास ब्रॉडबैंड एक्सेस नहीं। तो क्या कर सकते हैं, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा दो, भारत नेट प्रोजेक्ट को बेटर कर दो, डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करो, अफोर्डेबल डिवाइसेस और डेटा प्लान्स लेके आओ, और साथ ही साथ डिजिटल कंटेंट को लोकल लैंग्वेज में प्रोड्यूस करो। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यही कर रही है ना, कि जितनी भी शेड्यूल 8 लैंग्वेजेस हैं सब में अब आपको डिजिटल कंटेंट मिलेगा, गवर्नमेंट की वेबसाइट आप उन लैंग्वेजेस में एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू, ठीक है। तो इंक्लूसिव डिजिटल स्पेस की हम यहां पे बात करेंगे, ठीक है। तो देयर इट शुड बी इंक्लूसिव डिजिटल स्पेस, ठीक है। तो क्या क्या अब इस सेशन से हमने सीखा, एक सेशन का सम अप कर लेते हैं। हमेशा ध्यान रखो, फोकस ऑन कीवर्ड। पहला फोकस होना चाहिए आपका कीवर्ड पे। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग फ्लो ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का फ्लो पता होना चाहिए, इसके बिना एक अच्छा क्वेश्चन मुश्किल है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यहां रहेगा अपना कंटेंट। देखो कंटेंट तो किंग रहेगा ही रहेगा, कंटेंट
रिलेटिव होना चाहिए, ये नहीं कि पूछा कुछ है लिख कुछ रहे हैं। ये तो हो गए 3 मेजर एस्पेक्ट। साथ में जब हम बात करते हैं अदरवाइज, तो अगर एनालाइज करना है तो कंटेंट के साथ आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, आपको कंटेंट के प्रोस, पहले तो डेफिनेशन होनी चाहिए आपके पास प्रॉपर, डेफिनेशन इज नेसेसरी, एग्जाम्पल्स आर नेसेसरी, ठीक है, देन बोथ साइड्स प्रोज एंड कॉन्स आर नेसेसरी, और फाइनली सॉल्यूशंस आर नेसेसरी, नो डाउट। और फाइनली चाहे क्वेश्चन 10 मार्कर हो चाहे क्वेश्चन 15 मार्कर हो, कंक्लूजन इज द मोस्ट नेसेसरी। मोस्ट है ना, नेसेसरी तो सब कुछ है, बट बिना कंक्लूजन के आप क्वेश्चन को सम अप नहीं करेंगे। कीप दिस इन माइंड दैट द क्वेश्चन हैज टू बी टेकन थ्रू दिस अप्रोच। डिपेंडिंग अपॉन द कीवर्ड आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट दिस एज पर द कीवर्ड। आपको इस कंटेंट को एडजस्ट करना है एज पर द कीवर्ड, ठीक है। तो ये स्लाइड्स भी अपलोड हो जाएंगी। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस फॉर द डे। मिलेंगे अगले सेशन में, एंड होपफुली दिस सेशन वाज वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। आई हैव टेकन द ब्रॉड आउटलुक ऑफ राइटिंग एन आंसर। मैंने बहुत डेप्थ में कंटेंट नहीं डिस्कस किया क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कंटेंट आपके पास है। प्रॉब्लम इज नेवर द कंटेंट, एज आई स्टार्टेड दिस सेशन बाय सेइंग दिस, दैट प्रॉब्लम is not the content. Students who are writing mains, 13,000 students are writing mains, around 13 to 14,000. The problem for them is not the content. Content is available in bunch. Plus, because they have qualified prelims, they have content with them. The only problem which comes is placing the content, structuring the content, and identifying the right kind of content. If you will make up such kind of structures before writing the answer, definitely it is going to help you and you would be able to write the good answers. So having said that, on this note, I just want to say goodbye. Jai Hind and God bless you all.